कैसा चल रहा है जीवन? बढ़िया ही चल रहा होगा यार। चलो, फाउंडेशन के हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली मुलाकात है पॉन्स्टार में। आज हम एक चैप्टर से आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो तुम लोगों को सीए फाउंडेशन ज्वाइन करने के लिए। पहला स्टेप ले लिया बच्चों एक्सीलेंस की तरफ तुम लोगों ने। ठीक है, अब सिर्फ जीवन में आगे बढ़ो और उस सफलता में कहीं ना कहीं हम तुम्हारा साथ दे सके, बस ऐसी भगवान से दुआ करो। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 का यूनिट नंबर 1 से श्री गणेश करेंगे और यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। भैया क्या है ये पार्टनरशिप अकाउंट्स, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, और यहीं पे हम ये भी सीखेंगे कि पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या डिफरेंस है। ओके, चलो अभी लर्निंग आउटकम्स क्या है हमारे। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, क्या अंडरस्टैंड करोगे बेटा? पहला अंडरस्टैंड करोगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस क्या कहती हैं। ओके, दूसरा एलएलपी 2008 की प्रोविजंस क्या है। ठीक है, और उसके साथ ही एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आपको क्या समझाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं, फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या होते हैं और क्या जरूरत है पार्टनरशिप डीड बनाने की। डीड बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, दूसरा, अब तीसरा पॉइंट और क्या अंडरस्टैंड करने जा रहे हो बेटा, कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कवर किए जाते हैं पार्टनरशिप डीड में। ओके, फिर हम सीखेंगे कि कैसे मेंटेन करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी सिर्फ नाम सुन लो, समझाने का काम मेरा। ठीक है बच्चों, फिर तुम्हारी जानकारी के साथ संबंध बनाया जाएगा, फेमिलियराइज किया जाएगा तुम्हें दो मेथड से। ठीक है, और वो मेथड क्या है, कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक है, और कैपिटल किसकी, पार्टनर्स की। यहां पर ना बच्चों दो मेथड है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। याद रखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, उसी में सारी की सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसलिए उसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। वेयर एज इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड तुम्हारे पास दो अकाउंट होंगे, एक अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा होगा करंट अकाउंट। लेकिन बात याद रखना, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में तुम्हारे पास दो अकाउंट होंगे ना, कैपिटल प्लस करंट, इसका टोटल वही बनेगा जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बनेगा। तुमने किया क्या है, एक ही कैपिटल अकाउंट को दो भाग में बांट दिया। अब ये कैपिटल प्लस करंट क्या है, बेसिकली तुमने जब 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 कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे या जब तुमने इनिशियली कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, उसका इफेक्ट सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाता है। बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, ओके, ये सारे का इफेक्ट जो है वो करंट अकाउंट के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो आपकी कैपिटल बेसिकली यहां पर हमने फिक्स कर दी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि हमने कैपिटल आपकी फिक्स कर दी। जनरली ये वहां पर भी जरूरी हो जाता है जहां पर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी कैपिटल रेशो के ऊपर आधारित होती है, तब जनरली ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे सीखेंगे।
ठीक है बच्चों, इसके बाद हम और क्या सीखने वाले हैं? इसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू अराइव एट करेक्टेड नेट प्रॉफिट फिगर्स which is to be taken to be profit and loss appropriation account after rectification of errors। भाई काम करोगे तो गलतियां होंगी, गलतियां सुधारनी आनी चाहिए। अगर गलतियां सुधारनी आती हैं तो फिर तुम कुछ भी रेक्टिफाई कर सकते हो। यहाँ भी हम वही करेंगे। अब इतनी एंट्रीज पास करोगे, कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर हो सकता है, एरर्स ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर्स ऑफ कमीशन हो सकता है। कॉम्पेंसेटिंग एरर का तो इफेक्ट दिखता नहीं है, बट एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन का तो दिखता है। ठीक है, अब वो इफेक्ट आपको रेक्टिफाई भी करना है वो। ठीक है, तो क्या लिखा है? How to arrive at corrected net profit figures which is to be taken to the profit and loss appropriation account after rectification of errors। रेक्टिफाई करने के बाद तुम्हें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे वो रेक्टिफाइड फिगर लेके जानी है। अभी एप्रोप्रिएशन होता क्या है? बहुत बार पढ़ लिया हमने P&L एप्रोप्रिएशन। याद रखो बच्चों, हमारे ऑपरेटिंग इनकम में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, उसके बाद जो हमारा ऑपरेटिंग आउटकम आता है, लॉस और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग आउटकम, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी है। डिस्ट्रीब्यूशन किसको करनी है? जो पार्टनर्स हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अच्छा, ये जो आउटकम होगा ये सब्जेक्ट टू टैक्स होगा, सब्जेक्ट टू फाइनेंस चार्जेस होगा, सब्जेक्ट टू टैक्स एंड फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस मतलब अगर आपने कोई लोन लिए हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है, राइट? उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा, उसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा उसको हम एप्रोप्रिएशन में खींच के लेके जाते हैं, एंड देन वहां से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वहां से होता है बंटवारा। ठीक है, तो इसलिए इनको एप्रोप्रिएशंस को हम बोलते क्या है? बिलो द लाइन आइटम्स, बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम और क्या सीखने जा रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, सैलरीज, कमीशंस आर टू बी शोन इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सीधी बात है। बंटवारा कहां पे होना है? बंटवारा होना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके, ओके, एंड नॉट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Also learn that the drawings by partners will not appear in the appropriation account। जो ड्राइंग की जा रही है उसका इम्पैक्ट कैपिटल में जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन में उसका इफेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी ड्राइंग्स पार्टनर्स करेंगे, क्योंकि वो कैपिटल इम्पैक्ट है। बेसिकली आपने जो पैसा लगाया उसमें से कुछ पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल में से ले रहे हो, ना कि प्रॉफिट में से। समझे? तो इसलिए उसका इफेक्ट कहां पर जाएगा? कैपिटल में। एप्रोप्रिएशन में उसका इफेक्ट नहीं है। तो कुछ हम प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे जो दुनिया में चलती हैं। अब यहाँ पर यूनिट का ओवरव्यू देते हुए बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप बेसिकली है क्या। तो जब पार्टनरशिप को समझना है तो उसके कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं। तो भैया पहला फीचर है एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्संस कंसर्न्ड। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक एग्रीमेंट में जाते हैं, और वो एग्रीमेंट किस चीज का है? एक बिजनेस का, जो सब मिलके चला सकते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, एक या दो या तीन। ठीक है, और वो पूरा बिजनेस को संभालता है। या तो सब मिलके करेंगे या इनमें से कोई रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इनके, ठीक है, एक या दो या तीन, वो इस पूरे बिजनेस को संभालेंगे या संभालेगा। यहाँ पर लाइबिलिटी समझने वाली बात है कि लाइबिलिटी जो होती है ना बच्चों, वो अनलिमिटेड होती है सभी पार्टनर्स की। ठीक है, और ये एक एसोसिएशन है टू और मोर पर्संस की। एक अकेला आदमी पार्टनरशिप तो नहीं खोल पाएगा ना, वरना फिर वो तो पार्टनरशिप बनेगी कहाँ से? किसके साथ कर रहा है?
ठीक है। अच्छा, यहां पर होता क्या है, जो आउटकम होगा प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस से जो जनरेट होगा वो शेयर होगा। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजनेस का एग्जिस्ट करना जरूरी है, बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनती हैं उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है। जर्नल एंट्रीज के थ्रू उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। ओके, एक समरी बनेगी अकाउंट्स की जो कि ट्रायल बैलेंस होगी। फिर उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप उसको क्या कर दोगे, ट्रांसफॉर्म कर दोगे। तो वहां पे बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाओगे। ठीक है, वहां पर जो भी प्रॉफिट होगा वो वहीं से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, टू पार्टनर्स। देन हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स बनाएंगे। या तो फिक्स मेथड के अकॉर्डिंगली या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंगली। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, जबकि फिक्स में कौन सा बनेगा, कैपिटल एंड करंट। चलो करते कराते हम इंट्रोडक्शन में आ गए। वाई पार्टनरशिप, पार्टनरशिप करते क्यों है, वाई इट इज रिक्वायर्ड। ओके, अब ध्यान से समझो। सुनने में अच्छा लगता है, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, लेकिन दुनिया में अकेले चलने से चीजें नहीं हो पाती हैं, कई चीजें नहीं हो पाती हैं। ठीक है। अब कुछ चीजों को करने के लिए आपको दूसरों की मदद की जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस। फाइनेंस आपके पास लिमिटेड होगा, 10 करोड़ होगा, 15 करोड़ होगा, 20 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा। उसके बाद क्या, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हो जहां पे 200 CR की रिक्वायरमेंट है और आपके पास 100 CR है और आप लोन नहीं लेना चाहते हो, किसी भी तरह की कोई लेवरेजेस नहीं चाहिए, कोई गियरिंग नहीं चाहिए, देन व्हाट। ये लेवरेजेस और गियरिंग हम आगे समझेंगे, बट समझो, हमें किसी तरह का कोई लोन नहीं चाहिए, तो हम एक मित्र को मिलते हैं, मित्र को बोलते हैं चल यार ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो जब ये दोनों मित्र मिलके अपने फाइनेंस की पूलिंग करते हैं तो वहां से शुरू होती है पार्टनरशिप। वहां से क्या शुरू होती है, पार्टनरशिप। ठीक है, तो कम से कम 2 आदमी तो चाहिए। बात समझ में आ गया। अच्छा, पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ फाइनेंस ही लगे, फाइनेंस के अलावा आप नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स भी लेके आ सकते हो। जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, आप लेके आ गए, एक पार्टनर के पास है, ले आए अंदर, पैसा नहीं दिया लेकिन कॉपीराइट और पेटेंट दे दिया और पार्टनरशिप में शुरू कर दिया। कार दे दी, ऑफिस दे दिया यूज करने के लिए। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए, पैसा नहीं लगाया, राइट। चलो, अब वो बंदा प्रोफेशनल है तो अपनी प्रोफेस्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को वहां पे अप्लाई कर दिया। ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीजें नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गई। फाइनेंस में हो गया रोकड़ा, रोकड़ा यानी कैश बैंक। तो आप पार्टनरशिप कैसे भी शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको पैसा लेके आना। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी रिसोर्स है जो पार्टनरशिप फर्म को के बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए रिक्वायर्ड है, अगर आप वो इंट्रोड्यूस करते हो तो आप पार्टनर बन सकते हो। बाकी आप लोग की अंदर की नेगोशिएशन है कि परसेंटेज क्या होंगी। ठीक है, तो ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। An individual that is a sole proprietor may not be in a position to cope
with the financial and managerial demand of the present day business world. Right? कितना मैनेज कर लेगा अकेला एक आदमी? फिर बोल रहा हूँ, अच्छी बात है अकेला चलो, बट सब जगह नहीं चल सकते अकेले. As a result, two or more individuals may decide to pool their financial and non-financial resources to carry on a business. The preparation of final accounts of sole proprietors have already been discussed in chapter 6. Chapter 6 अभी हमने कवर नहीं किया है, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे. लेकिन आपके चैप्टर 6 में सोल प्रोप्राइटर्स के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है. पार्टनरशिप उठाने का एक कारण था. एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम्हारे करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है. और दूसरा टेक्निकल बहुत है, इसलिए मैं चाहता था कि कुछ टेक्निकल चीज सबसे पहले उठाई जाए फाउंडेशन के बच्चों के लिए. तो इसलिए आज जो इंट्रोडक्शन हमारी एक दूसरे से हो रही है बच्चों, वो एक टेक्निकल ग्राउंड से चालू करना है, ठीक है. दूसरा, द फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स इंक्लूडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर have been discussed in succeeding units of this chapter. इसके अंदर बेसिकली 6 यूनिट्स हैं बच्चों और एक एनेक्जर है, एनेक्जर 2 एलएलपी का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे उसका फॉर्मेट है, ठीक है. तो आगे के जैसे जैसे यूनिट्स में हम जाएंगे वहां पे हम सीखेंगे कि एडमिशन, गुडविल की कैलकुलेशन, रिटायरमेंट, डेथ की सिचुएशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन कैसे होती है पार्टनरशिप फर्म की, एलएलपी की, वो सब हम आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे. बट इस चैप्टर में जस्ट इंट्रोडक्शन दी जा रही है कि पार्टनरशिप क्या होता है और एलएलपी क्या होता है, ठीक है. चलो, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. As per Section 4 of Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. सेक्शन 4 ने पूरा डिफाइन कर दिया पार्टनरशिप को. पहली बात बोली रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स है, मतलब एक से तो ज्यादा ही होगा, तो 2 और मोर हो गया. अब इसमें कैप भी है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में कैप कितनी है, कितने लोग पार्टनर बन सकते हैं अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर. एलएलपी का लिमिट अलग है, ठीक है. Who have agreed to share the profit of a business. प्रॉफिट, लॉस क्यों नहीं लिखा बच्चों? इसके पीछे रीजन है. लॉस भी शेयर होता है बट कंपल्शन नहीं है लॉस को शेयर करना. जरूरी नहीं हर पार्टनर लॉस का भागीदार बने. प्रॉफिट का भागीदार जरूर बनेगा पर लॉस का भागीदार बने ये जरूरी नहीं है. ये चीज का ध्यान रखना. जैसे अगर कोई माइनर पार्टनर एडमिट करते हो, वो लॉस का भागीदार नहीं बन सकता. ऐसे ही मान लो मैं आपका पार्टनर बन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मैं पैसा लगाएगा और लॉस जो होंगे वो तुम रखना, प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा बटेगा. यस, हम एग्रीमेंट में ये लिख सकते हैं, ठीक है. तो हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होने चाहिए? बिजनेस. तो एक एलिमेंट आ गया बिजनेस. अब वो बिजनेस चलाएगा कौन? ऑल, बाय ऑल और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी, एक्टिंग फॉर ऑल. समझो 10 पार्टनर है, या तो 10 के 10 मिलके चलाएंगे, या उनमें से कोई 5 चलाएगा, कोई 3 चलाएगा, या 2 चलाएगा, या एक आदमी भी चला सकता है. पार्टनरशिप बनाने के लिए एक से ज्यादा आदमी चाहिए, पर उसको मैनेज करने के लिए जरूरी नहीं है कि 2 आदमी लगे. लेकिन एलएलपी में लगते हैं, वहां पे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए. वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों. ये बात तुम लोगों के समझ में आ गई होगी. अब फीचर्स के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है ना. फीचर्स क्या है, कैसे पता चलता है कि भैया ये पार्टनरशिप है, कैसे देख के पता चलेगा ये पार्टनरशिप है? उसके कुछ फीचर्स तो होंगे, राइट. तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, फीचर्स से पता चलता है. वैसे ये पार्टनरशिप है कि पार्टनरशिप नहीं है, ये फीचर्स से पता चलेगा, ठीक है. उसमें पहला फीचर है कि एक एग्रीमेंट होना जरूरी है. एग्जिस्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट. As per Section 5 of Partnership
Indian Partnership Act 1932. The relation of partnership arises from contract between parties and not from status as it happens in case of HUF. ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आता है, स्टेटस के थ्रू नहीं। स्टेटस क्या है? तुम बच्चे हो पिताजी के, बना लिया HUF, बन गए को पार्टनर, वहां पे पैदा होते ही को पार्टनर बन गए, एक स्टेटस के थ्रू आए, एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर एग्रीमेंट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है। अब not from the status as it happens in case of HUF, a formal or written agreement is not necessary. तुम्हारे एक्ट, तुम्हारे एक्शन भी अगर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम दोनों पार्टनर, ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया? रिटन एंड ओरल। बट याद रखो, रियल वर्ल्ड में सही पार्टनरशिप वो है जो रिटन एग्रीमेंट बनाती है। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना। फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट अ पार्टनरशिप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बिजनेस। अगर तुम डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस होना जरूरी है भाई, समझे? बात समझ में आ रही है? अगर तुम लोग कोई चैरिटेबल अरेंजमेंट के अंदर हो, वो बिजनेस नहीं हो सकता है। तो अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। सेम विद एलएलपी। एलएलपी में भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट, अगर बिजनेस नहीं कर रहे हो तो चैरिटेबल पर्पसेस अगर तुम्हारे हैं तो तुम एलएलपी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकते एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। A partnership can exist only in business. Thus, it is not the agreement alone which creates a partnership. A partnership comes into existence only when partners begin to carry on business in accordance with their agreement. जिस बिजनेस के लिए अग्री किया है उसके अनुसार जब आप कोई बिजनेस करते हो तब होती है पार्टनरशिप, अपनी एग्जिस्टेंस में फुल्ली आती है। तो एग्रीमेंट के अलावा दूसरी जो रिक्वायरमेंट है या फीचर है वो है कि बिजनेस होना जरूरी है। सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज बी, यहाँ पे क्लॉज क्यों पढ़ रहा है? ये लॉ में तुम लोग सीखोगे कि जब भी अलग अलग डेफिनेशन होती है जहां पर एक डेफिनेशन का रिलेशन दूसरी डेफिनेशन से नहीं होता है तो वहां पर हमेशा क्लॉज आती है, सबसेक्शन नहीं आता है। सबसेक्शन तब आता है जब कोई डेफिनेशन आगे उस डेफिनेशन को और एक्सटेंटिव वे में समझाई जा रही, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है, क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2, याद रखो हमेशा ऐसे पढ़ना है। क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 of Indian Partnership Act 1932 only states that business includes every trade, occupation and profession. बोलोगे सर इसका मतलब हम मैन्युफैक्चरर बने तो हमारा वो बिजनेस नहीं माना जाएगा? नहीं बच्चों, ट्रेड और ऑक्यूपेशन में सब आ गया। समझ में आया? इवन कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा बिजनेस है विच इज एड टू ट्रेड है, एड टू ट्रेड मतलब तुम ट्रांसपोर्टर हो और पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हो, यू कैन खोल सकते हो, और वो एड टू ट्रेड है। यानी कि कॉमर्स की डेफिनेशन में जितने भी बिजनेसेस, ट्रेड, इंडस्ट्रीज आती हैं वो सब यहाँ पर आती हैं। समझ में आ गया? और कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप पार्टनरशिप फर्म के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है, वो आगे की बातें हैं। जैसे जैसे तुम लोग बड़े बच्चे बनते जाओगे, फाउंडेशन से इंटर से फाइनल में पहुंचोगे, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी यहाँ पर उतनी डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो एड टू ट्रेड भी है अगर, तो भी वो यहाँ पर बिजनेस की संज्ञा में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, राइट, तो इसमें आ जाएगा। प्रोफेशन का मतलब तो पता ही होगा बेटा। चलो उसको भी हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। प्रोफेशन क्या होता है, आर्ट क्या होता है, साइंस क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल हुए। नाउ थर्ड पॉइंट,
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब अगला फीचर ये आ गया कि भाई प्रॉफिट को शेयर करना है, बात खत्म। जो भी बिजनेस के प्रॉफिट आ रहे हैं वो शेयर होंगे पार्टनर्स के बीच में। ओके, because no person is a partner unless he or she has a right to share the profits of the business. But Section 4 of Indian Partnership Act 1932 does not insist upon sharing of losses. मैंने पहले भी आपको बोला था, losses बांटे जाए ये जरूरी नहीं है। The provision of sharing of losses is not necessary at all. But profits तो बांटने पड़ेंगे, वरना तुम पार्टनरशिप में गए क्यों? फिर तो इसका मतलब तुमने लोन दिया है। अगर तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो बेसिकली तुमने फर्म को लोन दिया है, तो भी कुछ मिलता है, इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना भाई, राइट? म्यूचुअल एजेंसी, नेक्स्ट फीचर है म्यूचुअल एजेंसी। It means that the business is to be carried on by all or any of them acting for all. Thus, if a person carrying on the business acts not only for himself but for others, also so that they stand in the positions of principals and agents, they are partners. भाई 10 पार्टनर हैं, उसमें से 3 पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली एंगेज्ड हैं। एक्टिवली एंगेज्ड है यानी कौन है? वर्किंग पार्टनर्स। क्या बोलते हैं उनको? वर्किंग पार्टनर्स। बाकी सब कौन है? डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं, ठीक है? तो वर्किंग पार्टनर्स है। अब ये जो भी एक्ट कर रहे हैं वो बाइंडिंग होगा बाकी 7 पार्टनर्स के ऊपर भी। इसका मतलब ये जो 3 और 7 की रेशियो है ये प्रिंसिपल और एजेंट की है। समझ रहे हो? एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बन जाता है कि भाई तुम गुड फेथ में काम करोगे, तो गुड फेथ में किया हुआ कोई भी काम हम सब पे बाइंडिंग होगा। लेकिन अगर गुड फेथ में नहीं हुआ है, कुछ फ्रॉड्स हुए हैं और हमें पता ही नहीं है कि तुम लोग वो फ्रॉड कर रहे हो, और अगर ये बात आप प्रूव कर देते हो तो देन ये उन पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग होगा जो एक्चुअली वर्किंग पार्टनर्स थे और जिन्होंने फ्रॉड किया है। तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? लाइबिलिटी तुम लोग की कहीं भी कम नहीं होने वाली। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हुए फर्म की एसेट्स कम पड़ जाएं, क्या पड़ जाएं? कम पड़ जाएं, तो पार्टनर्स की एसेट्स को भी अटैच किया जा सकता है। पार्टनर्स की भी एसेट को अटैच किया जा सकता है, जबकि एलएलपी में ऐसा नहीं होता। एलएलपी में अगर तुम गुड फेथ पे काम कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी एसेट अगर कम भी पड़ जाती हैं टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, उसके बाद पार्टनर्स आर नॉट लायबल। पार्टनर्स कितने के लिए लायबल है? जितना उन लोगों ने कैपिटल को सब्सक्राइब किया है, दैट्स इट। उसके बाद 1 रुपया नहीं देना है पार्टनर को। लेकिन अगर पार्टनर्स किसी तरह की कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट करते हैं, फ्रॉड करते हैं एलएलपी में, देन दे आर पर्सनली लायबल टू। उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ गुड फेथ में की हुई ट्रांजैक्शंस के ऊपर ही है, वहां पे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होंगी। लेकिन अगर उन लोगों ने कहीं भी कम फर्म के लिए किसी तरह की कोई पर्सनल गारंटी दे दी है, देन उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो समझाऊंगा कैसे। जैसे लोन लिया बैंक से फर्म के नाम पे और पार्टनर्स ने अपना पर्सनल गारंटी दी है फर्म को, देन यस, जितने की गारंटी दी है उनकी पर्सनल एसेट भी उसमें अटैच हो जाएंगे। अगर कोई इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है, देन क्रेडिटर्स को उतना ही पैसा मिलेगा जितना सॉरी फर्म की एसेट को बेचने पे आएगी, ठीक है? ये हम आगे पढ़ेंगे। माइनर एज अ पार्टनर, थैंक यू। माइनर एज अ पार्टनर,
यस, माइनर को ऐड किया जा सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में, बट द कंडीशन इज दैट he can be admitted to share profit only. He cannot be made to share losses of the firm. If the partnership firm suffers loss, then it will be borne by other major partners in their profit sharing ratio. उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली उनको वो लॉसेस पूरा एब्सॉर्ब खुद करना पड़ेगा, माइनर नहीं करेगा। ये कंडीशन याद रखना। लेकिन एलएलपी में माइनर पार्टनर बन ही नहीं सकता, ये चीज का ध्यान देना, क्योंकि माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट करने के राइट्स नहीं होते हैं। राइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ोगे समझ जाओगे कि माइनर्स, इंसॉल्वेंट, ठीक है, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? लिमिट है बच्चों 50। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे समझने वाली बात है। As per section 464 of Companies Act 2013, no association or partnership consisting of more than 100 number of persons as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business. Rule 10 of Companies Rules 2014 specifies the limit as 50. Thus, maximum number of members in a partnership firm are 50. भैया पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट, बता रहे हैं कंपनीज एक्ट, ये तो कंफ्यूजन है, ये तो कंफ्यूजन है। पर भैया लिमिट लगानी तो जरूरी थी, इधर नहीं तो उधर से लो। कई बार हमारा एक्ट संपूर्ण नहीं होता है तो हम दूसरे एक्ट में शरण लेते हैं, वहां पर जो चीजें लिखी होती हैं वो हम अपने एक्ट में अप्लाई कर देते हैं। जैसे कई ऐसी डेफिनेशंस होंगी जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं होगी, वो उन्होंने कंपनीज एक्ट से उठाई होंगी। ओके, इसे बोलते हैं इंटरनल कंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, वो तुम लोग आगे इंटर में पढ़ोगे। ठीक है, जब तुम्हारा लॉ हर चीज को डिफाइन कर रहा है तो वो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर। लेकिन कई बार तुम्हें दूसरे लॉ से कुछ डेफिनेशंस को उठाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे लॉ में उसके बारे में कुछ भी डिफाइंड, तुम्हारे एक्ट में सॉरी, कुछ भी वो डिफाइंड नहीं। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट में कई डेफिनेशन हैं जो इनकम टैक्स से ली गई है, इनकम टैक्स में कई डेफिनेशन है जो कंपनी एक्ट से ली गई है, इनकम टैक्स में कई डेफिनेशन है जो पार्टनरशिप एक्ट से ली गई है, कई डेफिनेशन एलएलपी से उठाई गई है। ठीक है, तो ऐसे क्रिस क्रॉस चलता रहता है। तो यहाँ पर एक बात समझ लो कि 2 मिनिमम है, मैक्स 50 हो गया, 100 नहीं पकड़ लेना, क्योंकि जब रूल बना, रूल्स 2014, रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, तो भाई वहां पर मैक्सिमम लिमिट कर दी गई 50 की, जबकि एलएलपी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ध्यान रखना, एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और अगर मिनिमम 2 पार्टनर्स है वो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और इंडिविजुअल होने चाहिए। वो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअल होने चाहिए, बाकी पार्टनर कंपनी भी हो सकती है, और दोनों 2 पार्टनर है, दोनों कंपनीज हो सकती है। पर तुम लोग बोलोगे फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो आपने बोला इंडिविजुअल है, फिर उनको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव देना पड़ता है कंपनीज को, और उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ता है। मान लो एक एलएलपी है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, एक एलएलपी है, उसमें 2 ही पार्टनर्स हैं और दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट हैं, दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। अब बोलोगे यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 चाहिए और इंडिविजुअल चाहिए, तो क्या ये अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव देंगे, क्या देंगे, रिप्रेजेंटेटिव देंगे ईच कंपनी, समझे। और वो जो 2 रिप्रेजेंटेटिव हमारे हाथ में चढ़े, उनको बना दिया हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्योंकि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है बेटा, ये चीज का ध्यान रखना। चलो, अब नेक्स्ट लेक्चर हम एलएलपी पे लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।